गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। भूषण काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान जगत सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं भूषण दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है भूषण, तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो भूषण, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जग्गा सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और भूषण को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से भूषण गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज भूषण अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। जगत सेठ को भी भूषण का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन जगत सेठ भूषण को बुलाकर उससे बोलता है, भूषण, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। भूषण जगत सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे भूषण के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से भूषण जगत सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। भूषण की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन भूषण जगत सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ भूषण, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। जगत सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर भूषण से कहता है, देखो भूषण, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या
जमींदार का घर? हाँ भूषण, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन भूषण जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। हे टूडको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं भूषण जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा भूषण, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगत सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 5 से 6 हजार रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ भूषण, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। भूषण अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 5,800 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो जगत सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे भूषण, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। भूषण अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ भूषण, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही भूषण ईमानदारी और मेहनत से जगत सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन भूषण सोचता है, अब बहुत साल हो गए जगत सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर भूषण जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं भूषण हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ भूषण, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है?
लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर भूषण की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी भूषण को डंडे से खूब मारते हैं। फिर भूषण दुखी होकर अपने घर चला जाता है। भूषण के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से भूषण घाव के दर्द के कारण जगत सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन जगत सेठ भूषण के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि भूषण खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। भूषण भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे भूषण, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? जगत सेठ, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मार कर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो भूषण, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं जगत सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। भूषण, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। जगत सेठ भूषण के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन जगत सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे जगत सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे जगत सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर भूषण आ जाता है। अरे भूषण, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार भूषण के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना भूषण, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। भूषण बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपने बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। जगत सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ जगत सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी,
व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर जगत सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, ये क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए और जो भूषण के 5,800 रुपए हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। भूषण, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी। गांव में चारों ओर अकाल की परिस्थिति थी। धान के खेत सूख चुके थे, कुएं का पानी आधा रह गया था। लोग रोटियों के लिए तरस रहे थे। लगता है अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित नहीं, कहते हुए रामेश्वर अपने फटे झोले में थोड़ा सा सामान रखता है और काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह सीतापुर नामक गांव में पहुंचता है। वहां न कोई ठिकाना था, न कोई जान पहचान। थका हारा वो एक अमीर किसान गोपाल सेठ के घर जा पहुंचता है। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, खेत सूख गए हैं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। गोपाल सेठ बोला। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बड़ी खस्ता लग रही है। देखो, मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम कर पाओगे। रामेश्वर बोला। सेठ जी, आप जो भी काम देंगे मैं मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, तो सुनो, मेरे पास 40 गाय और 60 भैंसें हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर निकालना होगा और सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना हमारी तरफ से। बोलो, मंजूर है? अरे बाप रे, इतने जानवरों का काम आसान नहीं, पर भूख भी बड़ी चीज होती है। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। एक बात और, तुम रहोगे कहाँ? अगर अनुमति हो तो गौशाला में ही रह जाऊं सेठ जी। गांव में नया हूँ, कोई ठिकाना नहीं। ठीक है रामेश्वर, रह लो। अब रामेश्वर रोज सुबह जल्दी उठकर गाय भैंसों का गोबर साफ करता, उन्हें समय से चारा डालता, पानी पिलाता। वो काम ईमानदारी से करता था, इसलिए गोपाल सेठ भी खुश रहते थे। कुछ महीने बाद रामेश्वर, तुम्हारा काम देखकर दिल खुश हो गया। गाय अब पहले से ज्यादा दूध दे रही है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर दी जाती है। कई साल गुजर गए। रामेश्वर मेहनत करता गया और कुछ रुपये जमा हो गए। उसने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब तो गोबर की गंध से भी निजात मिली, अपने घर में चैन मिलेगा। वो मुस्कुराया। कुछ समय बाद चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। मेरे घर में तो पैसे रखे हैं, कहीं चोरी न हो जाए। अगले दिन वह सेठ के पास गया। सेठ जी, चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ रुपये जमा हैं, घर में रखने से डर लग रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। गांव में तो बस एक ही जगह है जहां धन सुरक्षित रह सकता है, राय साहब का घर। क्योंकि गांव के जमींदार राय साहब मोहनलाल बहुत ईमानदार और दयालु है। उनके यहाँ पहरेदार भी है। तुम अपने पैसे वहीं रख दो। रामेश्वर उसी दिन राय साहब के घर पहुंचता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? राय साहब से मिलना है, कुछ काम है। नमस्ते राय साहब, मैं रामेश्वर हूँ। गोपाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ रुपये जमा किए हैं पर गांव में चोरी बढ़ गई है, डर लग रहा है। कितने रुपये हैं तुम्हारे? लगभग 5,800 रुपये। वाह, मेहनती आदमी हो तुम। रख दो पैसे मेरे पास, पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। 2 साल बाद
रामेश्वर सोचता है, अब काफी पैसे जमा हो गए, क्यों न कुछ जमीन खरीद लूं। वो राय साहब के घर पहुंचता है। राय साहब, अपने पैसे लेने आया हूँ 5,800 रुपये। कौन रामेश्वर? मैंने पहचाना नहीं। मैंने पिछले साल पैसे रखवाए थे आपके पास। भरोसे से काम नहीं चलता, कानून का काम है सबूत पर, बिना दस्तावेज पैसे नहीं मिलेंगे। राय साहब, मेरी मेहनत की कमाई है, कृपा करिए। झूठ बोलता है, मेरी ईमानदारी पर शक करता है। ओ पहरेदारों, इसे सबक सिखाओ। घायल रामेश्वर 2 दिन तक घर पर पड़ा रहता है। सेठ को खबर लगती है तो वह मिलने आता है। सेठ बोले, रामेश्वर जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, और जो हराम की कमाई का लोभी होता है, वो आखिर में खुद बर्बाद हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। मेहंदी बुढ़िया की जादुई कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक बुढ़िया रहती थी। लोग उसे प्यार से मेहंदी बुढ़िया कहते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था। बस हर शादी, त्योहार या तीज पर वो अपने पुराने डिब्बे में रखी हुई मेहंदी लेकर गलियों में निकल पड़ती। मेहंदी लगवाओ रे, रंग चढ़वाओ रे। मेहंदी बुढ़िया आई है। उसकी झुर्रियों में वक्त की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अभी भी जिंदगी से कोई उम्मीद बाकी हो। सूनी झोपड़ी और टूटी उम्मीदें। मेहंदी बुढ़िया की झोपड़ी गांव के आखिरी सिरे पर थी। छप्पर टपकता था, दीवारों से गोबर की खुशबू आती थी और एक कोने में उसकी पुरानी मेहंदी की पोटली टंगी रहती थी। वो पोटली ही उसका सब कुछ थी। बुढ़िया का बेटा गुड्डन और बहू चंपा उसे छोड़कर शहर चले गए थे। कहते थे, अम्मा अब आप बूढ़ी हो गईं, हम क्या करें गांव में रहकर। शहर में काम मिलेगा, पैसा आएगा। लेकिन महीनों बीत गए, किसी ने पलटकर नहीं देखा। रात को जब बुढ़िया मिट्टी के चूल्हे के पास बैठती तो हवा के साथ वो अक्सर खुद से बातें करती, हे भगवान, क्या मेरा भी कोई रंग चढ़ेगा कभी? यह जिंदगी यूं ही फीकी रह जाएगी। मेले की पुकार। एक दिन गांव में सालाना हरियाली मेला लगा। चारों तरफ सजावट, झूले और ढोल की थाप। बुढ़िया ने सोचा, चलो आज मेहंदी लगाकर कुछ पैसे मिल जाएं तो थोड़ा आटा चावल ले आऊं। वो अपनी पुरानी टोकरी में मेहंदी की पत्तियां रखकर मेले पहुंची। लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। अरे देखो, मेहंदी बुढ़िया भी आ गई। लेकिन जब उसने दुकान लगाई, कोई उसके पास नहीं आया। लोग नई नई पैकिंग वाली कोन मेहंदी खरीद रहे थे। बुढ़िया की पत्तियां कौन लगवाए आजकल? उसका चेहरा उदास हो गया। दिल टूटा तो वो मेले से उठने ही वाली थी कि तभी एक अजनबी साधु उसके पास आया। साधु का वरदान। साधु के हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और आंखें तेज धूप में भी चमक रही थीं। उसने पूछा, माई, इतनी उम्र में भी तू मेहनत कर रही है? बुढ़िया ने थकी आवाज में कहा, क्या करें बाबा, पेट की आग बुझाने के लिए पत्ते भी बेचने पड़ते हैं। साधु मुस्कुराया, तेरे हाथों में तो वरदान है। तू बस एक बार इस पत्ते से किसी के दिल से लगाकर मेहंदी लगा देना। बुढ़िया हंसी, बाबा ये तो बस पत्ते हैं, वरदान कहा। साधु ने उसकी टोकरी में कुछ झोंका और बोला, अब ये साधारण नहीं, जादुई पत्ते हैं। जिसे तू सच्चे दिल से मेहंदी लगाएगी, उसके जीवन में सुख का रंग चढ़ेगा। इतना कहकर साधु धूल में विलीन हो गया। बुढ़िया हैरान, अरे ये हुआ क्या अभी? जादू का पहला रंग। अगले दिन गांव की मुखिया की बेटी लाली की शादी थी। कोई और मेहंदी वाली नहीं आई तो किसी ने कहा, चलो मेहंदी बुढ़िया को बुला लाओ।
बुढ़िया कांपते हाथों से लाली के हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। वो पूरे मन से बोली, बिटिया तेरा दामन खुशियों से भर जाए। जैसे ही उसने मेहंदी लगाई, लाली की हथेली पर चमकीला सुनहरा रंग उभर आया। ऐसा रंग गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। लोग दंग रह गए। अरे ये तो जादू है। मुखिया ने खुश होकर बुढ़िया को 100 रुपए और ढेर सारा खाना दिया। उस दिन बुढ़िया के झोपड़े में महीनों बाद रोटी की खुशबू फैली। बुढ़िया का नाम फैल गया। अगले कुछ दिनों में पूरा गांव कहने लगा, जिसके हाथों में मेहंदी बुढ़िया मेहंदी लगाए उसके घर सुख आता है। लोग लाइन लगाकर आने लगे। किसी की बेटी की शादी, किसी का परीक्षा परिणाम, किसी का बिजनेस, हर कोई बुढ़िया के पास वरदान मांगने आता। धीरे धीरे बुढ़िया ने अपने झोपड़े को सुधारा, छप्पर ठीक करवाया, एक छोटी सी बगिया लगाई जहां हर सुबह वो तुलसी में दिया जलाती और भगवान से कहती, धन्यवाद बाबा, तूने मेरे पत्तों में रंग भर दिया। बेटा बहू की वापसी। कुछ महीनों बाद अचानक उसका बेटा गुड्डन और बहू चंपा गांव लौटे। शहर में उनका धंधा बंद हो गया था। वे भूखे प्यासे गांव पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो आंखें भर आईं। बेटा भूले हुए भी लौट आए तो कोई बात नहीं, आओ हाथों में मेहंदी लगा दूं, शायद किस्मत फिर मुस्कुरा जाए। उसने दोनों के हाथों में मेहंदी लगाई। इस बार पत्तियों से हल्की सुनहरी रोशनी निकली। अगले ही दिन गांव में खबर फैली, गुड्डन को शहर से नया ठेका मिला है, काम शुरू हो गया है। बुढ़िया मुस्कुराई। साधु का वरदान झूठा नहीं था। गांव की सीख। अब गांव के लोग मेहंदी बुढ़िया को सिर्फ मेहंदी वाली नहीं बल्कि दादी माँ कहकर बुलाते थे। वो कहती, बेटा मेरे पत्ते जादुई नहीं, जादू तो सच्चे दिल और दुआ में होता है। अगर नीयत साफ रखो तो हर काम में रंग चढ़ता है। लोग उसकी बातों को दिल से मानने लगे। गांव में झगड़े कम हुए, औरतें एक दूसरे की मदद करने लगीं। हर तीज त्योहार पर मेहंदी बुढ़िया का आंगन हंसी से गूंजता। बरसों बाद जब मेहंदी बुढ़िया बूढ़ी हो गई और चलने में भी कठिनाई होने लगी, तब उसने अपनी जादुई पोटली अपनी बहू चंपा को दे दी। कहा, इसमें जादू नहीं पर दुआ है। जब भी किसी के हाथों पर मेहंदी लगाना, दिल से लगाना, बस यही वरदान है। कुछ दिनों बाद एक शाम बुढ़िया तुलसी के पौधे के पास बैठी, आसमान की ओर देखती मुस्कुराई। अब रंग चढ़ गया भगवान, अब मेरा रंग उतरने का वक्त आ गया। और फिर हल्की हवा चली। उसकी मेहंदी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। आज भी सोनापुर में जब कोई दुल्हन के हाथों में गहरी मेहंदी चढ़ती है, लोग कहते हैं, ये तो मेहंदी बुढ़िया का आशीर्वाद है। कहानी की सीख। मेहनत और सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। जादू पत्तों में नहीं, इंसान की नीयत में होता है। क्या आप इस कहानी के विषय में कोई विशिष्ट जानकारी जानना चाहेंगे, जैसे कि पात्रों के नाम या मुख्य घटनाएं?